प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका की नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम लोग इस चैप्टर का टॉप 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो भाई आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप क्लास में ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? बताओ जी। ये 2 नंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं एलील। आपको भी पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2 नंबर में आपसे पूछे कि एलील क्या होता है तो बता देना मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को हम लोग एलील बोलते हैं। ओके, चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल देखिए। दोनों मीडियम वालों के लिए, हिंदी चाहे हो या फिर इंग्लिश से हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ आप सभी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे ही इस लेवल का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार दिया रहता है, इसीलिए सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलना। देखो, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? बताओ जी। टर्नर सिंड्रोम के लिए पूछा गया आप सभी से, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, अगर टर्नर सिंड्रोम पूछे तो आप लगा देना 45 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए। आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि आनुवांशिकता का नियम जो वो किसने दिया है, ये पूछा जा रहा है आपसे भी। तो आनुवांशिकता का जो नियम दिया है वो दिया है मेंडल साहब ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल देखिए। एबीओ रक्त समूह, यानी कि मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? बताओ आप सभी। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाएगा? बताओ। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये दर्शाता है बहुअलील भी दर्शाता है और सह प्रभाविता को भी दर्शाता है, इसलिए आप कह सकते हो कि बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए देखिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा अनुवांशिकी शब्द। वहां पूछा गया था कि अनुवांशिकता का नियम किसने दिया, और यहां पूछा गया अनुवांशिकी शब्द किसने दिया है, ये पूछा गया आप सभी से, यानी कि प्रस्तावित किसने किया है। तो मैं बता दूं, अनुवांशिकी की बात हो तो वो दिया है विलियम बेटसन साहब ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लगा दीजिए 6 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव है भाई, लास्ट तक हमारे साथ देखना और सारे प्रश्नों को याद करते चला। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वहां पूछा गया था ऊपर में टर्नर सिंड्रोम जिसमें कि 45 होता था, और यहां पूछा गया डाउन सिंड्रोम में तो मैं बता दूं डाउन सिंड्रोम में 47 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को याद रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार आता है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए। स्त्री यानी कि मनुष्य में स्त्री में पूछा गया गुणसूत्र कितना होता है? बताओ आप सभी। स्त्री में पूछा गया है तो मैं बता दूं, यहां दोनों बता देता हूं, आप याद रखिएगा। अगर स्त्री में पूछे तो 44 + XX होता है, अगर पुरुष में पूछे तो वो होता है 44 + XY होता है। दोनों को याद रखिएगा, इसलिए 8 का करेक्ट आंसर फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा 8 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए। ट्रिटिकम स्वीटम क्या होता है? अब बताओ आप सभी। ट्रिटिकम स्टीवम जो होता है वो क्या होता है? बताओ। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा कौन सा? हेक्साप्लॉइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का सी इज द करेक्ट आंसर, आप ध्यान में रखोगे। ओके, चलिए देखिए 10 नंबर सवाल देखिए। एक संकर का जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? एक संकर के लिए पूछा मेरे भाई। एक संकर के लिए अगर पूछे तो वो होता है 1:2:1, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फिनोटाइप रेशियो पूछता तो 9:3:3:1 होता है, उसको भी आप याद रखिएगा। चलिए एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन, क्या एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो वो क्या कहलाते हैं? बताओ आप सभी। एक ही स्थान पर जीन उपस्थित हैं और जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बहुअलील होता है, यानी कि मल्टीपल एलील होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करेगा मेरे भाई? बताओ आप सभी। 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह हो जाएगा कौन सा? सह प्रभाविता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए
13 नंबर सवाल देखिए, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? मेंडल साहब ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो ये भाई बच्चा बच्चा को पता है, 9th से पढ़ते आ रहे हो बायोलॉजी और अभी 12th में हो तो बता दो, इन्होंने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया है बताओ आप सभी? तो मेंडल का भाई कौन सा नियम है? अनुवांशिकता का नियम है और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। ये सारे के सारे तो अभी कौन सा दिया गया? अनुवांशिकता का नियम। ऑप्शन बी लगा लो, करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल ये रहा, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को आखिरकार हम लोग और क्या कह सकते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। युग्मकों की शुद्धता का नियम होता है। ओके चलिए देखिए 16 नंबर सवाल ये रहा, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी कि फिनोटाइपिक रेशियो पूछा गया। लो जी मैंने बता चुका है, शुरू में ही बताया था 9:3:3:1 होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का याद रखिएगा आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, मानव नर की आनुवंशिक पहचान किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। मानव नर की आनुवंशिकता पहचान किससे होती है? तो यह होता है किसके द्वारा? तो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भाई, डेली शाम 7 बजे क्लासेस होती है तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। देखिए 18 नंबर सवाल है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। यह क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा गया है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, उसे क्या कहते हैं? और यह पूछा गया यह किस में होता है? तो एपिस्टेसिस में होता है। दोनों का एक ही आंसर है एपिस्टेसिस हो जाता है। ओके चलिए देखिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। कौन सा अपवाद है भाई बताओ आप सभी? तो मेंडल के नियम का एक जो अपवाद है वो है सहलग्नता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आप सभी, लिंकेज हो जाता है। ओके चलिए देखिए 20 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, डाउन सिंड्रोम है एक। डाउन सिंड्रोम क्या है भाई बताओ आप सभी? कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या भी मैं बता चुका हूं, जिसमें कि 47 होता है। और यह पूछा गया ये क्या है? तो ये गुणसूत्रीय व्याधि है, यानी कि क्रोमोसोमल डिजीज होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, मेंडल ने कार्य किया था। मेंडल साहब ने किस पर कार्य किया था? तो भाई उद्यान मटर पर, आपको भी पता होगा, जिसमें कि वो सफल हुए। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 21 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? बताओ आप सभी, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस अवस्था में होता है? बताएंगे आप सभी 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैक्टिन की अवस्था में होता है। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसीलिए याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए 23 नंबर सवाल देखिए, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता, यानी कि सबको डोनेट करने वाला कौन सा रक्त समूह है? भाई बताओ 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह हो जाएगा कौन सा? तो ओ होता है, आपको भी पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके होता है, कुछ ए बी करके होता है और ये ओ अकेले होता है। ओके याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 24 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या। वहां मैंने स्त्री में बताया था भाई, यहां पुरुष के लिए पूछा गया तो 44 + XY होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 24 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, F2 संतति क्या F2 संतति की अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? बताओ आप सभी। F2 के लिए पूछा गया है, बाह्य लक्ष्य अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में जो होता है वो क्या होता है? तो आपको भी पता होना चाहिए। ये हो जाता है 1:2:1, पहले भी मैं बता चुका हूं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन सा? मात्रात्मक लक्षण अगर पूछे तो वो हो जाता है कौन सा? स्किन कलर हो जाता है, यानी कि त्वचा का रंग हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 27 नंबर सवाल देखिए, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताएंगे आप सभी कि एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? बहुत ही कम समय लिया मैंने आपका और बहुत ही अच्छा तैयारी हो चुका है। देखो जी, एक जीन के विभिन्न रूपों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं युग्मक विकल्पी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एलील बोलते हैं। भाई दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एलील भी ऐसे करके लिख देता है, तो आप घबराना मत, एलील ही करेक्ट हो जाएगा, इसलिए युग्मक विकल्पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड एलील। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर 28 नंबर सवाल है, ब्रीवरी का संबंध किससे है? ब्रीवरी का संबंध पूछा गया है। ब्रीवरी का जो संबंध होता है ना, वो होता है सैक्रोमाइसिस से। भाई ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 28 का ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा आप सभी। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया? डार्विन, लेमार्क, डेब्रिज या फिर हैकल के द्वारा? 29 का करेक्ट आंसर लगाएंगे आप सभी। तो मैं बता रहा हूं, डार्विन साहब ने दिया था, प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित बताया था। डेब्रिज साहब ने बताया था उत्परिवर्तन के बारे में, और ये लेमार्क साहब ने अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 का। याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 30 नंबर सवाल देखिए, इनमें
कौन सी गलत जोड़ी है? गलत जोड़ी कौन सा होता है? तो वो होता थायमिन इज इक्वल टू नोट यूरासिल, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। 30 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, जब किसी उत्परिवर्तन से फ्यूरिन के स्थान पर जब किसी उत्परिवर्तन से फ्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बताएंगे आप सभी। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, आपको भी पता होगा, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन, दो ही प्रकार के होते हैं। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, यानी कि यह किसके द्वारा दिया गया, ये पूछा गया आप सभी से। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा कौन सा? बेटसन एवं पनेट साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए दो से ज्यादा एलील जिम्मेवार हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भाई ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी बार देखा गया है, इसलिए इस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। देखो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा? मल्टीपल चॉइस, यानी कि बहुविकल्पता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है 33 का। याद रखिएगा आप सभी। ओके, जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए दो से ज्यादा एलील हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो बहुविकल्पता बोलते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए, लो जी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, बता चुका हूं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और कौन सा? तो जीन उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होने वाले गुण को क्या कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होने वाले गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग पैतृक गुण बोलते हैं, उसी को हम लोग आनुवांशिक गुण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा लो, ए और बी दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है 35 का सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए इस चैप्टर से मैंने 35 ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया था जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करा चुका है। अब आपका दायित्व है कि इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।